नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कर चुके थे। 26 नंबर से आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। तो तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी कानपुर में है। तो चीनी और दाल यानी दाल चीनी दोनों कानपुर में है। तो याद रख सकते हैं, दाल और चीनी शोध संस्थान और चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो राकेश अस्थाना हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। तो वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो गया एजी टांसले, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी काकरापारा, ऑप्शन सी नरोरा, और ऑप्शन डी है रावत भाटा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो है तारापुर, और तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए, इसकी स्थापना 1972 में किया गया था, जिसकी क्षमता 160 मेगावाट का 160 मेगावाट का 2 है। ठीक, यानी कह सकते हैं कि 320 मेगावाट है। चलिए, भारत के और प्रमुख परमाणु रिएक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है काकरापार। तो काकरापार जो है वो पड़ेगा गुजरात में। तो काकरापार परमाणु रिएक्टर गुजरात में हो गया, गुजरात। ऑप्शन सी में है नरोरा। तो नरोरा उत्तर प्रदेश का है, यूपी का। और ऑप्शन जो डी है रावत भाटा। तो रावत भाटा राजस्थान में है। तो याद कर सकते हैं रावत राजस्थान। चलिए, कैगा कर्नाटक में है और कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 31 नंबर सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जिसमें पहला है जिम कॉर्बेट, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा है नंदा देवी, पांचवा है राजाजी,
और छठा है फूलों की घाटी। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से रखें। वन संरक्षण अधिनियम जब पूछे तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण 1986। पर्यावरण संरक्षण 1986। भारत में वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस का एक हम अलग वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी है पेरिस। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जो आंसर है वो है रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। एक बात और यहाँ से याद रखना है, एक बात और ये याद रखना है कि IFAD का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी इटली की राजधानी रोम में है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है राजनीति की रपटीली राहें। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो है राजनीति की रपटीली राहें। बहुत ही महान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी है जयप्रकाश नारायण। तो जो हमारा जो सही आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संसद के 3 दशक, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ही लेखक हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि एक बात यहाँ से और याद रख सकते हैं कि 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम। 3 रुपये प्रति किलोग्राम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया जाता है, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, जबकि गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। चलिए, 37 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस है। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महलनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। और भारत में प्रतिवर्ष पीसी महलनोबिस के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए, 38 नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ये तीनों को सम्मिलित करके बनाया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। 39 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 1952 में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 56 तक था। यह हेराल्ड डोबन मॉडल पर आधारित था। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जब भी निर्माण की बात आवे या कल कारखाने से रिलेटेड बात आवे तो ये हो जाता है द्वितीय क्षेत्र। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। विनिर्माण तथा बिजली निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में आ जाता है तृतीय क्षेत्र। सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, 41 नंबर सवाल है। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। तो यहाँ ध्यान देना है, ये संविधान सभा के गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, जबकि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो आंसर होगा बी.एन. राव। चलिए, तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियाँ बनी थी। तो मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आगे हम लोग जान लेते हैं, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य सरदार सोरनसी समिति की अनुशंसा पर, जबकि कनाडा से लिया गया है कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए, आयरलैंड के संविधान से हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कला साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो शपथ या प्रतिज्ञा का जो प्रारूप है वो हमारा तीसरी अनुसूची में सम्मिलित है। पहली अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता पेंशन, तीसरी में तो जान ही गए शपथ, और चौथी में राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चलिए, 44 नंबर सवाल है कि भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है, जबकि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जबकि समाप्त होने के 3 तरीके हैं। तो जो इसका जो सही उत्तर हो गया फिलहाल वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो पहला तरीका है परित्याग, परित्याग करके आप समाप्त कर सकते हैं नागरिकता। दूसरा है पर्यवसन, और जो तीसरा तरीका है वो है हमारा वंचित करना।
अगर सरकार वंचित कर दे या निष्कासित कर दे तो समाप्त हो जाएगा हमारा नागरिकता। तो 3 तरीके हो गए। और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा रजिस्ट्री द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा और 5वां भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाए जाने से। 45 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 45 का वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। चलिए 46 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 49। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? तो आइए जानते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर पे हैं, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं जो 13वें नंबर पे हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 15वें नंबर पे हैं। तो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, 13 उपराष्ट्रपति, 14 राष्ट्रपति और 15 प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यह है 48 नंबर सवाल। तो इसका जो आंसर है बहुत इजी है, लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा को सौंपता है। वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला है, जिनका संसदीय क्षेत्र राजस्थान का कोटा है। चलिए 49 नंबर सवाल है, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो जो इसका हमारा सही आंसर है वह है गाडगिल फार्मूला, और गाडगिल फार्मूला ऑप्शन नंबर डी में है। तो गाडगिल फार्मूले पर भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना तथा सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान और 10% ऋण होता है। अच्छा, यहाँ से एक बात और सीखिए, भारत में वर्तमान में 11 राज्यों को, कितने राज्यों को? तो 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है 11 राज्यों को। 50 नंबर और आज का आखिरी सवाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्व जाए वो होता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।